बजट से क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर दिन भर चर्चा होती रही और अब तक आप इस बात का अंदाजा लगा भी चुके होंगे कि आपको कितने रुपए का फायदा हुआ। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हर महीने 1077 रुपए का फायदा आपको मौजूदा सरकार ने पहुंचाया है अधिकतम। और अगर आपकी आमदनी 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 2,40,000 रुपए का नुकसान है, क्योंकि ये अतिरिक्त टैक्स के तौर पर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद तमाम अन्य सुविधाओं की बात भी हो रही है। लेकिन आज आइए जरा चर्चा इस बात पर हम शुरू करें कि क्या चुनावों के मौसम में यह बजट एक चुनावी बजट है? क्या इस बजट का राजनीतिक मकसद है? क्या तमाम बजट की घोषणाएं दरअसल राजनीति का पहला कदम है? आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं घोषणाएं महत्वपूर्ण क्या रही हैं, फिर चर्चा करते हैं। एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस मोड़ पर घबरा के ना थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। नोटबंदी से सरकार का खजाना भरा और इसका असर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में भी दिख रहा है। किसान, गांव, गरीब और सीनियर सिटीजन के लिए जेटली ने बड़ा ऐलान किया। सरकार 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाएगी। किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा। झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे। नेशनल एग्जाम एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। कम आय वाले टैक्स पेयर के लिए अरुण जेटली ने छूट का पिटारा खोल दिया है। इस बार के बजट में अरुण जेटली ने कई छूट का ऐलान किया। अब 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले टैक्स देने वालों की श्रेणी में नहीं आएंगे। पहले ये सीमा 2.5 लाख रुपए तक थी। पहले 2.5 से 3 लाख सालाना कमाई वालों को 10% का टैक्स लगता था। अब 3 लाख से 5 लाख सालाना कमाई वालों को 10% की बजाय 5% टैक्स देना होगा, जबकि सालाना 5 लाख से ज्यादा कमाने वालों के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इस नए फैसले की वजह से 5 लाख या उससे ज्यादा कमाने वालों को टैक्स में अधिकतम 12,500 रुपए के आसपास की छूट मिलेगी। लेकिन ज्यादा कमाई वालों को इस बजट में कोई राहत नहीं मिली है। 93 सालों में पहली बार बुधवार को रेल बजट आम बजट के साथ पेश किया गया। बजट में रेल सेफ्टी फंड के तहत रेलवे को 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ का फंड मिलेगा। IRFC, एयरकॉन और IRCTC को शेयर मार्केट में लिस्टिंग की जाएगी। IRCTC में टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री जहां इस बजट को देश की नई दिशा देने वाला करार दे रहे हैं, वहीं विपक्ष को लगता है कि जेटली के पिटारे में कुछ नहीं निकला। टीम न्यूज़ नेशन। और डिफेंस फोर्स तो चुनावों पर जो कि अब शुरू ही होने वाले हैं, 4 फरवरी को पहले मतदान की बात आएगी पंजाब और गोवा में, तो चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए जरा चर्चा शुरू करते हैं। शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से, रंजीता रंजन कांग्रेस से, राजीव रंजन जी जेडीयू से और उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। शहनवाज जी, 2,000 रुपए कैश अब राजनीतिक दल चंदे के तौर पर ले पाएंगे। ये मॉरल हाई ग्राउंड लेकर आपने निंदा के सभी रास्ते बंद करवाने की कोशिश की है क्या? नहीं, ये तो इलेक्शन के लिए जो रिफॉर्म करना था उसका सब पार्टी ने स्वागत किया है जी। ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए और राजनीति के क्षेत्र में भी जो काला धन का उपयोग हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। तो इसको लेकर हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका अप्रिसिएशन सब दलों की तरफ से आया है। राजीव रंजन जी, आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, अब तो समर्थन करना ही पड़ेगा कि बड़ा अच्छा कदम है। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के जो फैसले हैं वो अपर्याप्त हैं, लेकिन अगर चुनावी सुधार की दिशा में अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई कोशिश होती है तो निश्चित तौर पर हम लोगों का समर्थन उन्हें रहेगा। लेकिन इस बजट ने निराश किया है और ये जनता दल यूनाइटेड का मानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति नहीं करते हैं, चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो या GST, ये 2 बड़े आर्थिक सवाल थे। बजट क्यों नहीं अच्छा? मैं वही कहना चाहता हूँ अजय कुमार जी, मैं वही कहना चाहता हूं। हमारे राज्य ने काफ़ी उम्मीदें रखी थी इस बजट से। प्रधानमंत्री जी ने कई बड़ी घोषणाएं की थी।
इस पूरे बजट में उसका कहीं जिक्र नहीं है। रेलवेज को लेकर के हमारी चिंता इसलिए है कि हाल में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ी हैं और जो सेफ्टी को लेकर के 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो इस मद में आवंटन है वो कैसे आएंगे और कैसे जुटाया जाएगा उस पर भी कोई रोशनी नहीं डाली गई है, लेकिन यह राशि अपर्याप्त है और इसलिए कि इसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो एक दूसरा जो पक्ष जुड़ गया है उसके कारण ट्रैक की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेवारी है। राजीव जी, आपने दो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर उठाए, पैदा करने में सबसे पहले शहनवाज जी से इसका जवाब लेते हैं, फिर रंजीता जी के पास चलते हैं। शहनवाज जी, छोटा जवाब। देखिए, जो पहली बार बहुत दिनों बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जी, राजीव रंजन जी को याद नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तब भारत सरकार ने उस वक्त रेलवे सेफ्टी फंड के लिए पैसे दिए थे जी। उसके बाद 1 लाख करोड़ का ये रेलवे सेफ्टी के लिए पैसा दिया गया है। हमारी चिंता है क्योंकि रेलवे में चलने वाले लोग की पूरी सुरक्षा हो, इसको ध्यान थोड़ा में सा आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। बड़ा कदम 1 लाख करोड़ सरकार ने दिए नहीं है, इस साल का टारगेट 20,000 करोड़ का है और वो भी रेलवे को एकत्रित करना है। नहीं, जो खुद ही घाटे में चल रही रेल है वो 20,000 करोड़ रुपए कहां से लेकर आएगी? नहीं, ये तो बताइए जनता को, सरकार ने नहीं दिया ये पैसा। ये रेलवे सेफ्टी के लिए यही दिया गया है और ये 5 सालों में इसको 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे सेफ्टी पे खर्च किया जाएगा। सरकार ने इसके तरफ बड़ा कदम उठाया और 55,000 करोड़ रुपया, बिल्कुल, लेकिन ये 20,000 करोड़ जो जमा करने हैं शहनवाज जी, वो 20,000 करोड़ रुपए रेलवे को जमा करने हैं, सरकार ने अनुदान नहीं दिया है, ये बात तो स्पष्ट मानिए आप। नहीं, सरकार ने दिया है। ये सरकार ने रेलवे के लिए रेलवे सेफ्टी में डिटेल्स और बारीकियां नहीं पढ़ी उसमें, नहीं, वो मिस कर गया होगा आपसे। नहीं, मैंने एकदम पढ़ी है। मैं मैंने एकदम पढ़ी है तौर पर कहा कि इस बजट से कुछ नहीं होने वाला, लोगों को नौकरियां नहीं मिलने वाली। हम ये जानना चाहते हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये चुनावी बजट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देश में भ्रम पैदा मत कीजिए आप। रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। रेल सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ का फंड है। ये मैं अपने सरकार की कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, और नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जैक्ट पढ़ रहा हूँ मैं। मैं फिर पढ़ रहा हूँ। रेलवे के लिए 1,31 लाख करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। रेल सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। ये मैं पढ़ रहा हूँ, उसी कॉपी से पढ़ रहा हूँ। आप ऐसा बता रहे थे अजय कुमार जी, जैसे मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए का फंड, उसके आगे पढ़िए, उसके आगे ये लिखा है कि ये मैं बोलूं हो गया और हर साल 20,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं और ये 20,000 करोड़ रुपए रेलवे अपनी आमदनी से जमा करेगा। ये बात आप नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि आपको ये पॉइंटर नहीं दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। रंजीता रंजन जी, नहीं, ये देखिए, अब ये गलत बात है। ये आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं बिना पढ़े तो मैं डिबेट से हट जाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैंने ये आप ही सही है, मैं हट जाता हूँ डिबेट से। मैंने ये नहीं कहा, ये गलत बात है शहनवाज जी। मैंने बस ये आपने जिस तरह से मुझे कहा कि मैं बिना तैयारी के आ गया हूँ और आपने बहुत तैयारी कर ली। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूँ कि मुझे जो पॉइंट क्लैरिफाइड है। नहीं, वो ये है। शहनवाज जी बोलो। आइए रंजीता रंजन जी, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शहनवाज चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ही लोग डिबेट कीजिए, फिर ये तरीका ठीक नहीं है। शहनवाज सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए रंजीता जी, सुन रहे हैं, बताइए। शहनवाज साहब, बिल्कुल 1,31,000 में 55 करोड़ गवर्नमेंट ने देने हैं। और अभी जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके स्टेटमेंट सुनिए। वो कह रहे हैं रेलवे को संगठित से असंगठित क्षेत्र में फेंकने का काम कर दिया गया है, एफडीआई के सपोर्ट करने का काम कर दिया गया है। ये जो 20,000 जो जमा भी होने हैं ये एफडीआई को लेकर आ रहे हैं। इसलिए रेलवे का, आप रेलवे कर्मचारियों से आगे की बात पूछ लीजिए कि वो खुश है कि नहीं है। ऊपर से जो वहाँ वैकेंसी अभी सेफ्टी कर्मचारी जो 1,40,000 वैकेंसी जो खाली पड़ी है उसके बारे भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। रहा सवाल बजट का, आप राहुल जी की बात कर रहे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो इस बजट में ना युवाओं के लिए, प्लीज मेरी बात खत्म होने दीजिए, ना युवाओं के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना किसान के लिए, ना मजदूर के लिए, इवन मिडिल क्लास को भी बहुत बड़ा झटका दिया गया है। मैं 10 सेकंड बोलूंगी। आपकी आवाज जरा कट रही है रंजीता जी, हम आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। शहनवाज जी, कांग्रेस का ये आरोप आपके ऊपर है
क्या कहते हैं, कैसे बचाव करेंगे आप अपने बजट का? देखिए, एक तो हमने बजट में लोगों को छूट दी है, टैक्स में 2.5 लाख से वो 3 लाख किया है जी। 5 लाख तक के लिए लिमिट में सिर्फ 5% की उसमें कटौती हुई है, सिर्फ 5% किया है। अगर ये पूरा बजट जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, शोषितों को के लिए उसको ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। इसमें हमने अगर रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को ले लें तो इसमें करीब 40% की बढ़ोतरी की गई है। इतना बढ़िया बजट बना है और इसकी सिर्फ आलोचना, क्योंकि विपक्ष में रहना और उसकी आलोचना करना ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये बजट पूरी तरह इसका देश भर में स्वागत हुआ है। और उर्मिलेश जी, जरा आपकी टिप्पणी हम समझ लें कि क्या इस बजट से ठीक वही होता दिख रहा है आपको जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम विश्वास करें? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो बजट है, मैं नहीं जानता कि इस चुनावी मौसम में 5 राज्यों का जब चुनाव हो रहा है, जब पूरा विपक्ष कह रहा था, यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी में भी एक आवाज़ उठ रही थी कि इस ऐसे मौके पर किसी भी प्रचंड बहुमत से जो केंद्र में सरकार बनाता है जी, उसको स्वयं ही हट जाना चाहिए था कि हम अभी बजट नहीं पेश करेंगे। अगर इतनी आपत्तियां आ रही हैं, इतने सवाल आ रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि कोई ऐसा बजट आया जाएगा कि 5 राज्यों की जनता चमत्कृत हो जाएगी और इस बजट के खुशनुमा मौसम में सभी गम भूल जाएगी नोटबंदी के। लेकिन मुझे लगता है कि नोटबंदी के गम को भुलाने में यह बजट बिल्कुल विफल है। ये ऐसा कोई चमकदार बजट नहीं है जिससे कि 5 राज्यों की जनता वाकई आनंद फानन में पेश इस बजट को ये मानकर चले कि ये हमारे लिए आया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बजट खराब बजट नहीं है। मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं बहुत बड़ा, लेकिन एक साधारण पत्रकार जो 30 वर्षों से देख रहा है हर साल का बजट, उस नाते मैं जितना पढ़ पाया उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये बुरा बजट नहीं है, लेकिन ये युगांतरकारी बजट नहीं है। इसमें कोई ऐसा विजन नहीं है जो अब तक भारत में, लेकिन आप इससे असंतुष्ट नहीं है। ये एक अच्छा बजट। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जिस तरह शेपअप की जानी चाहिए आज के दौर में, आप कह रहे हैं कि हम बजट टैक्सेशन में हम ऐसी स्थितियां लाना चाहते हैं कि वो फायदा हो देश को और जनता को भी। मेरा ये कहना है कि आप 40%, 50% बजट क्यों नहीं टैक्स लेते हैं अमेरिका और यूरोप की तरह, लेकिन आप हेल्थ और एजुकेशन फ्री कर दीजिए सबके लिए। जी, रंजीता जी, आप में नहीं है। रंजीता जी, आप अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। जी, देखिए, ये जो आपने 50 लाख से 1 करोड़ वालों के ऊपर सरचार्ज लगाकर जो 15,000 करोड़ जो 5% की छूट दी उसको उन पर थोप दिया, बिल्कुल ये भी गलत है। अब एक बात बहुत गलत मैसेज गया है कि जो भी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर बार बार भार सौंपा जाएगा। तो क्यों नहीं 50 लाख वाला आदमी अब कहेगा कि मैं 49 लाख ही कमा रहा हूं। एक तरफ आप डिमोनेटाइजेशन के बाद ये कह रहे थे कि हम इस तरह से सरल करेंगे टैक्स को कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दे, लेकिन अब आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो भी टैक्स दे रहे हैं, जेटली जी ने कहा कि लोग विदेश में घूमने जा रहे हैं, लोग प्लेन में जाते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। इट मींस 50 to 1 करोड़ वाले लोग काला धन ज्यादा कमा रहे हैं बशर्ते कि जो बाहर जाके बैठ गए हैं। तो ये जो जिस तरह से उन्होंने किया है, फिर किसान के बारे पिछले साल भी घोषणा, इस साल भी घोषणा। आप कह रहे हैं 1 करोड़ मकान बनाएंगे, अरे उनको खाना मैसर आप करा नहीं रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा नुकसान डिमोनेटाइजेशन से किसानों को हुआ। चलिए, आपने 2 महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर उठाए, मैं जरा उसका जवाब शहनवाज जी से ले लूं। प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। शहनवाज जी, विपक्ष के आरोप आपके सामने हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बजट में आज दिन भर जो प्रशंसा सरकार की हुई है, ज़्यादातर ये किसानों को समर्पित बजट है, इसकी चर्चा हुई है। रंजीता जी किसान का ही विषय ले रही हैं। 10 लाख करोड़ का प्रावधान है जो लोन के लिए है, और इसके अंदर आप ये देख लें करीब 40% यानी ग्रामीण विकास के अंदर। मैं बोल रहा था जी, मैं जवाब दे दूं, आप ही क्या जवाब दे रहा हूं जी। करीब 40% जो है 2018-19 में इसमें बढ़ाया गया है। 5,000 करोड़ रुपया जो आरंभिक राशि जो माइनर इरिगेशन के लिए इसमें दिया गया है, तो किसानों को समर्पित है।
गरीब एफोर्डेबल हाउसिंग को समर्पित है, मध्यम वर्गीय लोगों को समर्पित है। लेकिन कांग्रेस जो है वो पैसे वालों के लिए क्यों परेशान है, मुझे ये नहीं पता है कि उन पर टैक्स क्यों बढ़ा दिया गया, उन पर क्यों बोझ बढ़ा दिया गया। इससे कांग्रेस को बहुत परेशानी हो रही है। कांग्रेस उनके लिए ज्यादा परेशान है। हमने जो गरीब लोगों के लिए जो 2.5 से 3 लाख किया, उस पर आपके तरफ से उसके लिए स्वागत। एक मिनट जरा शहनवाज जी से एक सवाल मैं खुद पूछ लूं। 50 लाख वालों पर जरा ये तो बताइए कि आपने एक मध्य वर्ग व्यक्ति को पूरे साल भर में 1,077 रुपए प्रति महीना की मुनाफा दिया है, और ये बताइए कि आप इसमें अगर ऐसे जोड़ेंगे, अरे अजय जी, ऐसे जोड़ेंगे मतलब मैं आपके सामने 2.5 लाख से पिछले 10 साल से कांग्रेस हुकूमत में मुझे सीधे नकार देते हैं। 2.5 साल आप से बताइए, वित्त मंत्री ने खुद अपनी जबान से कहा है 2.5 से 3 लाख क्यों नहीं कर पाई, बताइए। रुपए का फायदा इन्होंने किया क्या? इन्होंने 5 लाख में, यानी कि 1,077 रुपए प्रति महीना। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जीएसटी के बाद आपका रेट 18% हो जाएगा, सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स। तो आप जरा बताइए किसको आपने पैसा दिया है, ये तो बताइए, जवाब तो दीजिए ना साहब। आपका अजय जी, मैं अब जवाब दे दूं? बिल्कुल जी। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत दिनों से मांग थी कि 2.5 को 3 किया जाए, 5 लाख तक टैक्स कम किया जाए। अगर उन मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ हुआ है, नहीं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, उसकी शहनवाज जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। यानी इसमें मुद्दा बहुत स्पष्टता से आपके सामने रख रहा हूं। मुद्दा आप भटका रहे हैं, हर उस व्यक्ति को भटका रहे हैं। नहीं, मैं नहीं भटका रहा हूं। से 3 लाख करते हैं, उसको आप हज़ारों में बता रहे हैं। जी आप बात तो पहले सुन लीजिए और उसके बाद जवाब 5 लाख तक, मेरा 5 लाख तक, सवाल 5 लाख तक अगर 5% कमी हुई, टैक्स कम हुआ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो व्यक्ति टैक्स देता है उसको आप 1,077 रुपए प्रति महीना का फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन 2 महीने बाद आप जीएसटी लागू कर देंगे और सर्विस टैक्स 18% कम से कम हो जाएगा। आप जरा बता दीजिए किसकी जेब में कितने पैसे बच गए, किसको मुनाफा पहुंचाया आपने? देखिए, आज मैं अजय जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कह रहे हैं कि अब जब बजटीय भाषण हो तो ये लिमिट को खत्म कर देना चाहिए, वित्त मंत्री को वापस लेना चाहिए। ये जो 5 लाख की जो 5% छूट दी है वो गलत किया उन्होंने। मैंने या 2.5 लाख से 3 लाख कर लिया, ये कदम आपने ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन डाला है, ये मैं कह रहा हूं शहनवाज जी। आप किसमें क्या पिछले ये जो मैं ये कह रहा हूं कि ये दिखावा मात्र है। देखिए जो मैं आपसे ये यही तो मैं आपसे आप कह रहा राय बना चुके हैं अजय जी, मैं आपकी राय कैसे बदल सकता हूं? नहीं, मैं अपना मन नहीं बना चुका। आप ये अगर मैं तो आपसे बस पूछना चाह रहा हूं। तो मैं कह भी नहीं सकता। मैं तो रंजीता जी कहती तो जरूर इसका प्रोटेस्ट में बहुत ताकत से करता। आपको तो मैं कह भी नहीं सकता हूं। राजीव रंजन जी कह रहा हूं, आपने राय बना लिया, प्रावधान है, उसके साथ साथ आपने राय बना लिया। मैंने कोई राय नहीं बनाई है शहनवाज जी, मैं क्षमा चाहता हूं। आपके आरोप मुझ पर जो लगा रहे हैं ये बड़ा ही गलत है। 2.5 लाख से नहीं, ये बड़ा गलत आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। 2.5 लाख से 3 लाख नहीं, और बजट जैसी चीज पर राय बनाने में क्या दिक्कत है? हर पत्रकार को बनाना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं 5 सेकंड बोलूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं मुझे कहने दीजिए। हमारे विरोध में अगर जो बातें आएंगी उसका जवाब हमसे लीजिए। नहीं बिल्कुल, आप वही तो आप जवाब तो दीजिए ना। मैंने आपके सामने आप ही के तथ्य रख दिए, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आप कह रहे मैंने राय बना ली। चलिए मैं आपसे मैं दे रहा हूं, आप बार मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। तो पार्टी को मुझे प्रवक्ता पद से ही बर्खास्त कर देना चाहिए। अरे आप अगर आप ये सर्टिफिकेट दे शहनवाज जी, हम और आप एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, क्या मैं आपका हित चाहूंगा शहनवाज जी किसी भी कीमत पर? ऐसा तो संभव ही नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं जवाब दे पा रहा हूं जी। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, अदब के साथ कह रहा हूं। अजय जी, आप मेरे मित्र हैं पुराने, मैं आपसे कहता हूं एक लाइन हमको बोलने दीजिए। आपकी राय अलग। मैं कह रहा हूं 2.5 लाख से 3 लाख किया, 5 लाख तक 5% टैक्स कम किया, चाहे जैसा भी हो, इसकी प्रशंसा हो रही है नहीं हो रही है? राजीव रंजन जी आप प्रशंसा कर रहे हैं, भर से डिबेट राजीव रंजन जी प्रशंसा हुई है। राजीव रंजन जी, क्या आप शहनवाज जी के इस तथ्य से सहमत हैं कि भाई जो भी किया बहुत अच्छा किया, कम से कम इसके लिए हमारी पीठ थपथपा दीजिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपेक्षा उन्हें नहीं रखनी चाहिए। इस बजट ने लोगों को निराश किया है। उर्मिलेश जी ने थोड़ा बेहतर तरीके से सराहा है और उनकी बात से मैं असहमत तो नहीं हो सकता हूं, लेकिन इस बजट से जो उम्मीदें थी, जब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 5 राज्यों के मतदाताओं को लुभाने का कोई दबाव नहीं था,
तो या तो एक साहसिक बजट होता जो आने वाले समय की जो चुनौतियां थी उनका रोड मैप दिखता, या जनता को लाभ पहुंचाने के लिए आप कुछ बड़े फैसले लेते। 1% अगर जीडीपी के रेट में गिरावट का अगर अनुमान है तो निश्चित तौर पर 7 लाख नौकरियां आपकी खत्म हो रही हैं। और आप एक तरफ 2 करोड़ नौकरियों को देने की बात करते थे, वो उसका 20वां हिस्सा भी आप पिछले वर्षों में नहीं दे पाए हैं, और इसमें 7 लाख नौकरियां कम हो गई। राज्यों के लिए जो उम्मीदें आपने बांधी थी वहां राज्य निराश है, और बिहार जिस राज्य को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बिहार कई बातें पूरी तरह से इस बजट से कर रहे होंगे इसको, और उसका माकूल जवाब आपको देंगे। रंजीता जी, एक छोटा मौका प्लीज, मेरे पास वक्त कम है, आप क्या कहना चाह रही थी? छोटा मौका प्लीज। प्लीज वो किसान के बारे में बोल रहे थे शाहनवाज साहब कि मिडिल क्लास का है। मैं प्रश्न करती हूँ शाहनवाज साहब, आपने 2 साल में न्यूनतम समर्थन जो ये मूल्य होता है गन्ने का मात्र 10 रुपए बढ़ाया है। आप इतने किसान के पक्ष में हैं, और अभी एमएसपी आपने गवर्नमेंट ने 2014 में बोला था 50% बढ़ाएंगे, और अभी 2015 में 30 दिसंबर को आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि 50% एमएसपी बढ़ाना संभव नहीं है। तो आप किस तरह से किसान के समर्थन में और किस तरह से किसान के लिए आपने ये बजट पेश किया है, क्या इसका आंसर आप देंगे कि शहनवाज जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, प्लीज क्षमा चाहता हूं। शहनवाज जी, अब दोनों नेताओं की बातें आपके सामने, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, ये बजट पूरी तरह किसान को, गरीबों को समर्पित है। हमने किसान की आमदनी को दुगना करने का जज्बा इसमें पेश किया है, और उसके लिए किसानों के लिए जो करना है वो बजट का अनाउंसमेंट है। मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता, और लेकिन दिक्कत ये है कि कल से राहुल गांधी भी और उनके प्रवक्ता भी जी, और वो पहले बजट आने से पहले ही राय बना चुके हैं। जब बजट पर डिस्कशन हो रहा है, पॉलिटिकल स्कोर अलग करेंगे। ये बजट पूरी तरह सराहा गया है, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हुई है। मध्यम वर्गीय लोग हों, किसान हों, गरीब हों, जिनके पास मकान नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य गन्ने का 10 रुपए ही क्यों बढ़ा? जवाब देखिए, आपके सरकार में तो 1 रुपए नहीं बढ़ा, दे दीजिए ना। जो कुछ बढ़ाया हम ही लोगों ने बढ़ाया है। 10 साल कांग्रेस हुकूमत में रही, 10 साल कांग्रेस हुकूमत में रही, आपने कोई फिक्र नहीं की। जनता ने इस वजह से नाराजगी दिखाई आपके लिए। उर्मिलेश जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं ये कह रहा था, अभी तो 75,000 करोड़ किसान का माफ किया। नेतागण कृपया बोलने का मौका दें। जी, मैं राजीव जी जो कह रहे थे ना, देखिए मैं थोड़ी मैंने साफ साफ कहा कि नोटबंदी से जो हालात पैदा हुए थे, माना ये जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ये बजट चूंकि आ रहा है तो सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है कि चमत्कृत हो जाएंगे लोग, खुश हो जाएंगे लोग बिल्कुल खुश नहीं होंगे इस तरह के बजट से। कुल मिलाकर यह बजट बहुत ही बुरा बजट नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये शानदार बजट है, ये अच्छा बजट है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और अंतिम बात, 1 सेकंड, देखिए रोजगार की बात आई और किसानों की बात आई। पिछले 3 वर्षों में इस सरकार की प्रायोरिटी में रोजगार सृजन नहीं है। जो भी वो कहते हैं थ्योरेटिकली भी, वो स्वनियोजन की बात कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, रोजगार बढ़ाने की बात नहीं कर। नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र में जिस तरह का हमला किया है, मैं समझता हूं अनप्रेसिडेंटेड है। उसको पार पाना असंभव लग रहा है फिलहाल। ये आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की टिप्पणी। प्लीज शहनवाज जी, एक आखिरी जवाब आपका ताकि चर्चा को हम खत्म कर सकें। शहनवाज जी, देखिए, नोटबंदी को उर्मिलेश जी बहुत खराब बता रहे हैं। वो देश के लोगों ने उसका सरकार भी बता रही है, वरना जिक्र करती कि ये बहुत बड़ा काम है। मैंने आपकी सरकार ने आज अरुण जेटली जी ने उसको किया। नोटबंदी अच्छा काम है, पत्थरबाजी रुक गई कश्मीर में, नक्सलियों की कमर टूट गई, जो अनअकाउंटेड मनी थी वो काउंट हो गई। सर, आपके एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है और आज भी हम मानते हैं। और मैं आपको कह दूं, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आप समझ से क्षमा चाहता हूं। मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा वक्त की मजबूरी की वजह से, लेकिन इस पर कोई दो राय नहीं है कि अगर आज मार्केट एक्सपर्ट्स की बात करें तो लोग उत्साहित हैं इस बजट को लेकर, लेकिन इसके परिणाम अभी कुछ दिनों में सामने आएंगे। लेकिन चिंता का सबसे बड़ा विषय यह है कि रोजगार की भारी कमी है
और ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है।